कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइस, हमारे इतिहास के जो 25,000 प्रश्न उत्तर की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा ये पांचवा भाग का वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा इसमें सिंधु सभ्यता भी थोड़ी सी होगी और पाषाण काल भी, कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 30 मार्क्स का ये सेट होगा। 30 क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन 15 मिनट है क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ओनली 30 सेकेंड्स का एक टाइमर मिलेगा, जो यहाँ पर टाइमर सर्किल आपको दिख रहा होगा। गॉट इट? इस टाइप से टाइमर सर्किल चलेगा। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चौपानी मांडो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, मेरठ, अलवर या बलूचिस्तान? ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, मेरठ भी उत्तर प्रदेश है, अलवर राजस्थान है एंड बलूचिस्तान पाकिस्तान के उस तरफ का भाग है। चलिए बताइए। तो आपको पता होगा चौपानी मांडो कहाँ पर स्थित है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमें वहाँ पर चीजें मिली हुई हैं। ठीक है। चावल का भी पहला भाग मिला था हमें, चौपानी मांडो में नहीं मिला बट उसके आसपास। तो देखिए इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से ही हमें कोल्डी हवा नामक एक जगह है, वहां से हमें चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से एक 100 ईसा पूर्व, 100 ईस्वी, एक 1100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, 1200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी और 1300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। देखिए महापाषाण संस्कृति जो है ना, बेसिकली वो हमारे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का जो निचला हिस्सा है, मतलब हमारा जो साउथ भारत का जो दक्षिण भारत है, उधर से हमें महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक आपका महापाषाण संस्कृति का समय रहा है। किस खोजकर्ता ने 1851 और 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सूरापुर दोआब क्षेत्र और महापाषाण स्मारकों के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया, मतलब पब्लिश किया था और लोगों को इसके बारे में बताया था? तो किस खोजकर्ता ने किया था? 1851 और 1862 ईस्वी में कर्नाटक के गुलबर्गा में जो चीजें मिली हैं उसके बारे में सारी जानकारी दी थी। तो कर्नल मीडोज टेलर ने दिया था। किसने दिया था ये सारी जानकारी प्रकाशित करके? कर्नल मीडोज टेलर ने। महापाषाण संस्कृति, वैसे महापाषाण संस्कृति इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें ना बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई स्मारकें और बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई कब्र मिली हुई हैं। ठीक है। तो बड़े पत्थर होने की वजह से हमने इसको महापाषाण बोला। और इस कल्चर में यही चीजें यूज हुई, इसलिए हमने इसको बोला महापाषाण संस्कृति। तो उसका एक स्थल है चेंगलपट्टू। तो आपको बताना है कि किस राज्य में है। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। चेंगलपट्टू महापाषाण संस्कृति से रिलेटेड है। किस स्थान पर हल्लूर? हल्लूर का मतलब क्या होता है? भालों के लोहे के सिरे जो होते हैं ना, जो भाला एक डंडे में और फिर वो लोहे का वो जो लगा रहता है ना, नुकीला सा भाग, तो वो जो नुकीला सा भाग है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर मिला है आपको? चित्तूर जिले में, धारवाड़ जिले में, मुंगेरी में या कोयम्बटूर में? ये भी मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि ये दक्षिण भारत में ही मिला है। दक्षिण भारत का ही क्षेत्र है, बहुत ज्यादा चीजें हमें वहां से मिली होती है। धारवाड़ जिला कर्नाटक से हमें ये मिला है हल्लूर, जिसको हम बोलते हैं भालों के सिरे जो होते हैं। सारण जिले में स्थित चिरांद और सोनपुर में जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं बहुत सारे, तो आपको बताना है कि स्थल कहाँ पर है। सारण जिला कहाँ पर है? वहां पर जो चिरांद और सोनपुर है, तो वो कहाँ पर, किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश? बताइए। जैसे गुजरात में हमें बहुत सारी चीजें मिली है ना, वैसे ही महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, लोथल गुजरात, बहुत सारी चीजें ऐसी। सारण कहाँ पर है? तो बेसिकली सारण बिहार का एक जिला है। आपको बताना है बौद्ध ग्रंथ में, किस बौद्ध ग्रंथ में लोहे की फाल को तपाने और उसको तापानु शीतलन, मतलब उसको ठंडा करने, तो उसका विवरण हमें मिलता है। उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो वो किस बौद्ध ग्रंथ में ये सारी चीजें हमें बताई गई हैं? लोहे के फाल को तपाना और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करना। तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और लौह पिटक। देखिए विनय पिटक में तो नहीं है, सुत्त पिटक में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए लोहा काल, जो लौह काल है उसका समय आपको बताना है। उसका कालखंड क्या रहा है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। बताइए फटाफट से। लोह काल, जिसमें लोहे धातु का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, वो कब से कब तक का रहा है? ठीक है। तो कब से कब तक का रहा? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आपने इसका उपयोग ज्यादातर देखा है लौह काल का। ताम्र पाषाण संस्कृति के जो मुख्य पालतू पशु हैं वो इसमें से कौन है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर, ऊंट या उपयुक्त सभी? गाय भैंस है या भेड़ बकरी है या कुत्ता सुअर और ऊंट है या फिर उपयुक्त सभी हैं?
ताम्र पाषाण संस्कृति, जहां पर तांबे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया और सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु जो थी वो तांबा ही थी। ठीक है, चलिए। तो भैया उपर्युक्त सभी ये सभी जानवर वहां पर पालतू हुआ करते थे ताम्रपाषाण संस्कृति में। एक रथ जिसमें दो बैल जुते हुए और खड़ी मुद्रा में एक व्यक्ति सवार है। ठीक है, इस प्रकार के खिलौने हमें मिले हुए हैं। तो कहाँ पर मिले हैं ये खिलौने? नासिक में, दाइमाबाद में, इलाहाबाद में या लोथल में? नासिक महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद भी महाराष्ट्र में है, और ये हमारा दक्षिणी हिस्सा है आपके सिंधु घाटी सभ्यता का, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में। तो हमें कहाँ से? दाइमाबाद महाराष्ट्र से ये एक रथ मिला है जिसमें दो बैल जुते हुए हैं और खड़ी मुद्रा में एक व्यक्ति उस रथ पर सवार है। मृदभांड का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े बड़े मृदभांड इस्तेमाल किए जाते थे पूर्व प्रस्तर काल में, जिसमें हमने देखा है कि उसमें बहुत सारे स्टोरेज करने के लिए, किसी भी चीज को स्टोर करना, अनाज को या और भी किसी चीज को, तो उसके लिए इनका प्रयोग किया गया। तो सूखी मिट्टी से बने बर्तन होते थे, मिट्टी से बने बर्तन होते थे, गीली मिट्टी से बने बर्तन होते थे, या रेतीली मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो कुछ स्पेसिफिक मिट्टी से बने हुए बर्तन होते थे क्या? नहीं, साधारण किसी भी मिट्टी से बने हुए बर्तन को हम मृदभांड बोलते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष आपको कहाँ से मिला है? देखिए भारत में ना बहुत सारी चीजें मिली हैं, जिसमें से प्राचीनतम चूल्हा बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता था उस समय पर। तो आपको बताना है कहाँ से मिला है ये। हुगली से, भीमबेटका से, चंदेरी से, या बिलासुरगाम से? बताइए कहाँ से मिला हुआ है आपको? तो ये बिलासुरगाम से आपको ये मिला हुआ है। ठीक है, ओके। भारत रंगपुर संस्कृति का समय इसमें से क्या रहा है? 1100 से 600 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व, 600 से 1000 ईसा पूर्व ईसवी, एंड 1000 से 600 ईसवी। बताइए। 1100 से 600 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व, 600 से 1000 ईसवी, और 1000 से 600 ईसवी। तो रंगपुर संस्कृति जो है पंजाब में, ये आपको 1400 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिला। हड़प्पा में जो टीले दिखे हुए हैं, तो इसका सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था इन टीलों पर? तो बर्नी का, हीगेल का, चार्ल्स मैसन का, एंड बीए स्मिथ का। बताइए हड़प्पा स्थित टीलों पर सर्वप्रथम किसका ध्यान निम्न में से गया था? तो मैं आपको बता दूं ये 1826 की बात है, और चार्ल्स मैसन का ध्यान इस पे सबसे पहले गया था। और उन्होंने जब ये यात्रा की थी ना, तो 1842 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, एक लेख बेसिकली, उसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। उसमें इस बात का उल्लेख इन्होंने किया हुआ था। ठीक है, अच्छा। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसमें से किसे कहा जाता है? हिंदू सभ्यता को, सुमेरियन सभ्यता को, मेसोपोटामिया सभ्यता को, या सिंधु घाटी सभ्यता को? सिंधु सरस्वती सभ्यता किसे कहा जाता है? देखिए ये नाम में ही सिंधु है, तो या तो ये हिंदू सभ्यता भी हो सकता है, या सिंधु घाटी सभ्यता भी हो सकता है। सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता तो ये नहीं होगा, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए। तो सही उत्तर क्या होगा? सिंधु सरस्वती सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है, क्योंकि इसका विस्तार सरस्वती नदी के भी उस पार तक हुआ करता था, परंतु फिर बाद में विलुप्त हो गया। ठीक है, तो 80% स्थल सरस्वती नदी के किनारे, 17% सरस्वती व सिंधु नदी को छोड़ अन्य नदियों के किनारे, और 3% ओनली सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। ठीक है, द्रविड़ जो आपके दक्षिण भारत में मिलते हैं, द्रविड़ लोग। तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है, किसने ऐसा बोला है? राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, या उपर्युक्त सभी? सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। इस टाइप के कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मंदिर बनाने की शैली भी दो होती है, नागर शैली और द्रविड़ शैली। ठीक है, तो ये वही द्रविड़ है। तो बेसिकली किसने बोला था? ये राखाल दास बनर्जी ने बोला था कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ हुआ करते थे। सोथी संस्कृति से सिंधु सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। ये कथन किसका है? सोथी संस्कृति के बारे में जो कहा गया है। तो राखाल दास बनर्जी, अमलानंद घोष, बीबी जोशी, या फिर बीके थापर? बताइए किसका कथन है ये, किसने बोला है सोथी संस्कृति से सिंधु सभ्यता के विकास में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें पता चलती हैं? चलिए, अमलानंद घोष इज द राइट आंसर। गॉट इट, अमलानंद घोष। सिंधु सभ्यता का उद्भव और विस्तार
बलूची संस्कृतियों का सिंधु के शिकार पर निर्भर करने वाली किन्हीं वन्य एवं कृषक संस्कृतियों के पारंपरिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ है। ये कथन किसका है? किसने बोला था? राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, बीबी जोशी या बाल्टर फेयर सर्विस? बताइए। ठीक है, बहुत सारी चीजें बोली गई हैं जिसमें से एक से कुछ कथन है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगर आप 2020 का पेपर देखेंगे तो आपको उसमें दिखेंगे। सिंधु सभ्यता का उद्भव और विस्तार बलूची संस्कृतियों के सिंधु के शिकार पर निर्भर करने वाली किन्हीं वन्य एवं कृषक संस्कृतियों के पारंपरिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। ये बाल्टर फेयर सर्विस का कथन है। अब तक सिंधु सभ्यता के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? 1200, 2250, 1500 और 2500। अब तक सिंधु सभ्यता के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? बताइए। 1200, 2250, 1500 या 2500? तो अभी तक कुल ज्ञात जो स्थल हैं वो 1500 स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का है? वर्गाकार, वर्गाकार, त्रिभुज, आयत या पंचभुज? देखिए, सिंधु सभ्यता का जिस प्रकार से आकार रहा है तो वो आपको बताना है कि किस प्रकार का इनका आकार था। क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र है। उसके अलावा पूर्व में आलमगीरपुर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतकांगेड और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है ना। तो कुल मिला के बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ था। और त्रिभुजाकार आकार था इसका, जिसका शीर्ष पश्चिम में था और आधार इसका पूर्व में उत्तर दक्षिण की दिशा में है। सिंधु सभ्यता का अगर कुल क्षेत्रफल निकाला जाए तो लगभग वो कितना आता है? ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है। चलिए, तो बेसिकली सिंधु सभ्यता को अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, बनावली है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है, चहुंदड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है, भगतराव है, दाइमाबाद है। बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो टोटल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर में है? 1350, 1400, 1550 और 1750। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक बताना है कितने किलोमीटर? 1350, 1400, 1550 या 1750 है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के काल जो समय है ना वो भी बहुत विवादित है। तो 1550 है पूर्व से पश्चिम तक का। मेसोपोटामिया किस देश की सभ्यता है? बताइए, बहुत बार नाम सुना होगा। चीन, इराक, ईरान और मिस्र। मेसोपोटामिया किस देश की सभ्यता मानी जाती है? बताइए फटाफट। चलिए, तो जो मेसोपोटामिया है वो चीन की सभ्यता तो नहीं है, आप लोग गलत उत्तर बता रहे हैं। इराक की सभ्यता है। ठीक है, मेसोपोटामिया इराक देश की सभ्यता है। ओके। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास आपको बताना है इसमें से किस नदी के पास में हुआ था? मर्रे और डार्लिंग, नील नदी, दजला और फरात नदी, या पूर्णतः स्पष्ट ज्ञात नहीं है? क्योंकि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत अलग अलग मत है ना, ऐसे ही मेसोपोटामिया सभ्यता में भी अलग अलग मत है। तो हो सकता है कि हमें अभी भी ज्ञात ना हो, या हो सकता है कोई नदी हम बोल सकते हैं। तो दजला और फरात नदी जो है उनका उन्हीं के घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता का मेन विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी में हुआ है? केन नदी, तुंग नदी, नील नदी और इनमें से कोई नहीं? बताइए। मिस्र की सभ्यता का विकास निम्न में से किस नदी घाटी में हुआ था? बताइए फटाफट। मिस्र की सभ्यता का विकास निम्न में से किस नदी घाटी में हुआ था? चलिए, तो नील नदी घाटी में हुआ था। किस नदी घाटी में? नील नदी घाटी में। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में हुआ? पांगहो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, हैंगहो और येलो नदी।
तो चीन की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में हुआ? तो अभी आपने देखा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो इराक की है, और उसका विकास जो है वो दजला और फरात नदी के पास हुआ है। उसके अलावा मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ है। तो आपको बताना है कि चीन की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में, तो हैंगहो या येलो नदी की घाटी में हुआ है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा है। वो तो ठीक है, बट कितना बड़ा है? 15 गुना बड़ा है, 12 गुना बड़ा है, या 5 गुना बड़ा है, या 10 गुना? 15 गुना बड़ा है, 12 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, या 10 गुना बड़ा है? बताइए कितना बड़ा है क्षेत्र। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भारत यहाँ पर भी सबके सबसे ज्यादा ही है। सिंधु सभ्यता भारत की सभ्यता है, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा क्षेत्र इसी का था। तो 12 गुना बड़ा है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के क्षेत्रफल को मिला के 12 गुना कर दो, तब कहीं जाके हमारी सिंधु घाटी सभ्यता बनती है। सिंधु सभ्यता को अपनी सभ्यता के विकास की प्रेरणा मेसोपोटामिया से मिली थी, यह कथन किसका है? देखिए, बताइए। टी.एन. रामचंद्रन, बीबी जोशी, मार्टिमर व्हीलर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऐसा कौन है जो ये बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी सभ्यता का विकास कैसे करना है, इसकी प्रेरणा उन्होंने मेसोपोटामिया से ली थी? ठीक है, चलिए बताइए। तो मेनली मार्टिमर व्हीलर ऐसा बोलते हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता में फन्नीदार ईंटों का उपयोग होता था। देखिए, सिंधु सभ्यता में ना बहुत सारी टाइप की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग टाइप की ईंटों का, अब मैंने बताया आपको, पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें, अलग अलग प्रयोग किए जाते थे। जैसे कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद बताऊंगा। एल आकार की ईंटों का भी प्रयोग वहां पर होता था, मकान के किनारे बनाने में, मकान के बाहरी हिस्से व मल निकास व्यवस्था में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो फन्नीदार ईंटों का उपयोग होता था वो जल निकासी में होता था। इसके अलावा पक्की ईंटों का प्रयोग होता था बड़े बड़े भवन बनाने में। उसके अलावा कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था चबूतरा बनाने में, सड़क बनाने में, रक्षा दीवार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और एल आकार की ईंटों का प्रयोग मकान के बाहरी हिस्से या जो मकान के किनारे होते हैं उनको बनाने में किया जाता था। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता या संस्कृति की देन थी, यह कथन किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड, राखाल दास बनर्जी, लक्ष्मण स्वरूप, या टी.एन. रामचंद्रन? बताइए किसका कथन है और किसने कहा हुआ है, फटाफट बताइएगा। बताइए। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत जबरदस्त नगरीय सभ्यता थी और जबरदस्त विकास था। और इसके पूरे जैसे शहर जो होते थे ना, वो दो पार्ट में बटे हुए होते थे। एक दुर्ग होता था, ऊपरी हिस्सा गढ़ी जिसको बोलते थे, और निचला शहर होता था। ठीक है। चलिए, तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की ही देन थी। ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको सारी क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। एंड रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप इसको रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक शॉर्ट समरी आपको यहाँ पर मैं हर दिन हर बार आपको बताता हूँ। टिप्स हैं कुछ जिनको आप फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।